तो फिर मैं आपको बता देता हूँ कि हम लोग फिर एक नए क्वेश्चन के पैटर्न के साथ में है, और ये क्वेश्चन सभी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं। इस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन आपके सामने है, और ये पहला क्वेश्चन आपको जो बता रहा है वो क्या बताएगा। देखिए, द सेकेंडरी ग्रुप एलिमेंट्स एल्कलाइन कहलाते हैं। ये कलर्ड एम ए डाई पॉजिटिव आयन, तो मुझे लगता है कि कलर्ड एम ए डाई पॉजिटिव आयन नहीं बनाते हैं। और उसके बाद कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग कलरलेस, तो ये इसका मतलब कलरलेस होते हैं, तो ये तो कलरलेस एम जी डाई पॉजिटिव आयन होता है। जब ये वोलेटाइल तो मैंने नहीं देखे, तो इसका मतलब ए और सी आंसर फिर इसका सही होना चाहिए। ए और सी का मतलब है कि इसका ऑप्शन डी जाना चाहिए, ठीक है ना, कर लेंगे। द इनेमल ऑफ द टीथ, इनेमल ऑफ द टीथ में कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम फ्लोराइड होता है, तो ये तो आपको पता ही होगा। क्वेश्चन नंबर इसका सी लगा लीजिए। स्टेबिलिटी ऑफ द नाइट्राइड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाइट्राइड सेकंड ग्रुप एलिमेंट, तो सेकंड ग्रुप एलिमेंट्स की जो स्टेबिलिटी होती है मैं आपको बता देता हूँ कि फॉर्मेशन ऑफ नाइट्राइड आयन जो होता है वो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इसकी ज़रूरत होती है, यानी कि लेटेस्ट एनर्जी ज़्यादा इसको देने, अमाउंट ऑफ एनर्जी मतलब लेटेस्ट एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए। तो डाउन द ग्रुप जो होती है लेटेस्ट एनर्जी घटती है, तो स्टेबिलिटी डिक्रीज़ कर जानी चाहिए, तो स्टेबिलिटी डिक्रीज़ कर जानी चाहिए। इसका स्टेबिलिटी ऑफ नाइट्राइड जो होनी चाहिए वो स्टेबिलिटी नाइट्राइड की डिक्रीज़ होनी चाहिए। तो ए आंसर जो दिया हुआ है वो ठीक है, यानी कि डिक्रीज़ करेगी तो उल्टा दिया हुआ ना, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में फिर यही लगाना चाहिए। फिर से सुनिएगा, द स्टेबिलिटी ऑफ नाइट्राइड आयन जो है वो डिक्रीज़ करती है डाउन द ग्रुप। तो देखिए डाउन द ग्रुप डिक्रीज़ कर रही है, आप ऐसे देखिएगा इधर से तो आपको समझ में आएगा। लेफ़्ट से राइट से लेफ़्ट की तरफ देखेंगे तो आपको समझ में आना चाहिए। एम्फोटेरिक नेचर इज शोन, एम्फोटेरिक हमेशा जो होता है वो जिंक है, एल्युमिनियम है, बेरिलियम है, बाकी कैल्शियम तो है नहीं, मैग्नीशियम, यहाँ कैल्शियम नहीं, यहाँ मैग्नीशियम नहीं है, यहाँ मैग्नीशियम, तो फिर आंसर इसका सी हो जाता है। इप्सम सॉल्ट में जो करेक्ट ऑर्डर है मैं आपको बता देता हूँ कि अंदर 3 वाटर के मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे, यानी कि जो तरीका है फिर वो साफ दिख रहा है कि MgH2O का होल थ्राइस, यानी कि अगर मैं लिखना चाहूँ इसको तो मैं लिख सकता हूँ MgH2O का होल थ्राइस, और बाहर आपको SO4 लेना पड़ेगा .4H2O, ये एक लिखने का इसका तरीका रहता है। देखिए फिर क्वेश्चन आ गया, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ MCO3। जो थर्मल स्टेबिलिटी होती है ऊपर से नीचे आने पर, जो 6 क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये जो होती है ऊपर से नीचे आने पर बढ़ती है घटती है, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो सिंपल से मैं आपको ये बता देता हूँ कि एक इप्सम सॉल्ट को मैंने कहीं फॉल्ट तो नहीं किया है, क्योंकि 4 और 3 7 ऐसे हो गए, तो ज़रा एक बार मैं देख लूँ। इप्सम सॉल्ट में कुछ फॉल्ट मुझे लगा है कि मैंने कुछ फॉल्ट किया नहीं, बिल्कुल किया है मुझे लग रहा है। एक ही वाटर जहाँ तक उम्मीद है आना चाहिए, चेक करिएगा, एक ही वाटर अंदर आएगा। इसमें आप एक काम ये करें कि इसे मिटा दें और इसे पूरा ही मिटा लीजिए, नहीं तो ये गलत मान लिया जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा। इसे मिटा लेते हैं इस तरीके से, तो इसे पहले सही कर लें। क्वेश्चन नंबर 5 को, यानी कि एक वाटर मॉलिक्यूल रहता है ना, तो इसका मतलब फिर ये बी ऑप्शन आना चाहिए। ये मैंने थोड़ा सा गलती कर दी इसमें, सॉरी इसके लिए। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ MgCO3 इन द ऑर्डर, क्योंकि उस पर नज़र दौड़ गई मेरी। तो 6 वाले क्वेश्चन पे चलते हैं कि जब मतलब स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप जो होती है वो इंक्रीज़ करती है, और पोलराइजिंग और कोवेलेंट करेक्टर, यानी कि फजान रूल जब लगता है तो फजान रूल पे डिपेंड करता है। तो सिंपली बात है कि BeCO3 जो होता है वो लीस्ट आयनिक होना चाहिए। BeCO3 इज लीस्ट आयनिक होना चाहिए। तो जितनी भी, क्योंकि साइज बेरिलियम का बहुत ही छोटा है, ये बात ध्यान रखिएगा, तो हम ये कहना चाहें कि BeCO3 लीस्ट आयनिक होगा। तो जब लीस्ट आयनिक होगा तो ज़्यादा कौन आयनिक होगा, जिसमें ज़्यादा आयनिक होगा उसी के अंदर जो है वो क्या होगा कि स्ट्रॉन्ग पावर होगी, आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा। तो अगर, क्योंकि यहाँ पर सब जगह CO3 है ना, CO3 साइज में बड़ा है एज़ कम्पेयर टू जो कैटायन है वो छोटे हैं, तो वही रूल लगाना है ना, सिंपल सा। तो इसका मतलब हुआ कि बेरिलियम कार्बोनेट जो होता है वो साइज में छोटा होगा और स्टेबलाइज जो है वो इसको कम करेगा। तो सिंपल सी बात है कि हम आंसर फिर 6 का ए लगाएंगे कि थर्मल स्टेबिलिटी कार्बोनेट के ऊपर से नीचे आने पर बढ़ती है, ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगी। फिर आपको एक बार बता देता हूँ कि स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज़ होती है, और वो इस बात पे डिपेंड करती है कि Be का जो कार्बोनेट है बेरिलियम का, तो बेरिलियम साइज में छोटा होता है और पोलराइजिंग पावर ज़्यादा हो जाएगी। जब पोलराइजिंग पावर ज़्यादा हो जाएगी तो आयनिक करैक्टर कम हो जाएगा, और जब आयनिक करैक्टर कम होगा तो इसका मतलब ये
जो होता है वो लेस स्टेबल हो जाएगा, थर्मली लेस स्टेबल, तो थर्मली मोर स्टेबल BaCO3 हो जाएगा, तो सिंपल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाइएगा। सेकंड और बी जो होता है, सेकंड ए एल्कलाइन अर्थ मेटल, सेकंड बी जिंक फैमिली रिजेंबल करती हैं, किस बात पर रिजेंबल करती हैं ये बात आप जान लीजिए अच्छे से, कि यानी कि MgSO4 एमॉर्फस होता है और विद सही है, ये बात दोनों ठीक है, दोनों एमॉर्फस होते हैं, ये बात पक्की है। सेकेंड भी कैटायंस नॉट प्रेसिपिटेटेड बाय H2S, ये भी बात सही है, तो इसका मतलब दोनों ए और बी पॉइंट सही हो जाएंगे। एसिडिक मीडियम में बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं, प्रेसिपिटेट नहीं होते हैं, पता प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखिएगा तब आप इसको सही कर लेंगे। टेम्परेरी हार्डनेस वाटर, ये मुझे शायद बताने की ज़रूरत नहीं होगी। टेम्परेरी हार्डनेस जो वाटर की होती है कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट की वजह से होती है, तो अब आपका आंसर कौन सा होना चाहिए, ये आपको शायद दिख गया होगा इसमें से आंसर कौन सा होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं आप लोग, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। मेटल कार्बाइड्स ऑन रिएक्शन विद H2O फ्रॉम CH4, यानी कि मेटल कार्बाइड्स जो होते हैं वो H2O से रिएक्शन करते हैं और फ्रॉम CH4 यानी और कार्बाइड बनाते हैं। तो फिर सिंपल सी बात मैं कहता हूँ कि ये जो बना रहा है, तो इसमें आंसर पूछा क्या है कि फॉर्म CH4 कार्बाइड कैन बी अच्छा कार्बाइड कौन सा होगा, तो कैल्शियम कार्बाइड जो होता है वो एसिटिलीन बना देता है, ये तो आपको पता है, ये एसिटिलीन बनाता है। और ये MgCO3 जो होता है ये आपका अगर रिएक्शन करेगा तो ये भी एल्काइन ही बना देता, और जो ये SiC होता है और Be होता है, तो Be की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है कि ये CH4 बनाए, जबकि सिलिकॉन कार्बाइड जो होता है वो SiH4 भी बना सकता है साथ में। तो फिर आंसर आप BE to C ही लगाइएगा, यानी कि आंसर C लगाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग पहुंच लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ मोस्ट स्टेबल आउट ऑफ द फॉलोइंग, कौन ज़्यादा स्टेबल है इनमें से। तो हाइड्रेशन एनर्जी बेरिलियम की जो होती है बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि इसका साइज़ छोटा होता है, इसका मतलब ये बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो फिर बेरिलियम का आंसर यानी कि इसका आंसर फिर आप ए ही लगाइएगा। ये बात ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन में ये बात आई थी। अब इससे पहले जो कौन सा क्वेश्चन था, इस वाले क्वेश्चन में ये बात यहाँ आई थी, BE का साइज़ छोटा होता है, और BE का साइज़ छोटा होने की वजह से हाई हाइड्रेशन एनर्जी हो जाएगी, इसकी हाइड्रेशन एनर्जी हाईएस्ट हो जाती है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट, BaSO4 इज यूज इन मेडिसिन, BaSO4 मेडिसिन में यूज्ड होता है। क्वेश्चन नंबर 11 रह गया। BeCl2 पॉलीमेरिक BeCl2 जो होता है वो कैसा होता है, ये ध्यान देना पड़ेगा। इसमें क्या 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होते हैं, चेक कर लेते हैं। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता है, शायद यही होता है इसका आंसर, यानी कि 3 सेंटर 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ही होता है, पक्का है। क्योंकि अगर हम इसका स्ट्रक्चर बना के देखें, चलिए ये स्ट्रक्चर आप बनाइएगा, कैसा स्ट्रक्चर इसका बनता है कि BE ऐसे बनता है, फिर शायद Cl ऐसे बनता है, और यहाँ पर भी Cl, यहाँ पर भी B, इस टाइप से स्ट्रक्चर बनता है। यहाँ सामने Cl और इधर भी Cl बनेगा, और इसके बाद जो है मैं आपको बता दूँ, ये क्लोरीन इसे इलेक्ट्रॉन देगा और ये वाला क्लोरीन इसे इलेक्ट्रॉन देगा, तो वही आएगा 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड इसके अंदर आना चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। BaSO4 जो होता है वो ये स्टमक की मतलब जो अंदर एक्सरे जब किया जाता है उसे पिलाया जाता है, जैसे मतलब उसका जो कायदे से उसमें पूरा दिख जाए, है ना वो चीज़, जैसे आपने देखा होगा एंडोस्कोपी जिसे बोलते हैं, एंडोस्कोपी। तो कंट्रास्ट मीडियम फॉर द स्टमक एंड इंटेस्टाइनल एक्सरेज में किया जाता है, इसे एंडोस्कोपी के नाम से जानते हैं। 13 प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। CSO4 इज ऑल्सो कॉल्ड, ये भी बताने की ज़रूरत नहीं है। 15 आउट ऑफ BeO ZNO CO MgO एम्फोटेरिक ऑक्साइड, तो मुझे ये BeO ZNO पता है कि ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं, तो बाकी आंसर आप ढूंढ लीजिएगा। 16 में आ जाइए। 16 सॉल्बिलिटी ऑफ MOH का होल ट्वाइस, सॉल्बिलिटी जो होती है वो अब BE ME जो ऊपर से नीचे आने पर सॉल्बिलिटी घटती है बढ़ती है, तो ये आंसर फिर आप सॉल्बिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड्स क्लोराइड्स इंक्रीज करती है डाउन द ग्रुप, ये बात ध्यान रखिएगा, ड्यू टू डिक्रीज इन लैटिस एनर्जी। ये सेंटेंस आप याद रखना। फिर से बोल रहा हूँ कि सॉल्बिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड क्लोराइड इंक्रीज करती है डाउन द ग्रुप ड्यू टू डिक्रीज इन लैटिस एनर्जी, तो इंक्रीज करती है सॉल्बिलिटी ऑफ इंक्रीज करती, तो इंक्रीज तो फिर सी दिखाई दे रहा है और तो कोई है नहीं। 17 में पे आई सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट,
तो जो 17वां क्वेश्चन है इसमें करेक्ट स्टेटमेंट आप देख पाएंगे कि ये पंप में भी यूज़ होता है, ये क्लोरोफिल में होता है, नेसरी होते हैं एक्टिवेशन, यानी कि मैं डी लगा दूंगा, फिर ज़्यादा नहीं सोचूंगा इस पर। 18 पे आइए, 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस एक्स वाज ट्रीटेड विद एन एक्स सॉल्यूशन ऑफ वाटर, 2 मोल ऑफ रेडली कंबस्टिबल गैस। तो इसमें आपको करना क्या है, 18वें वाले क्वेश्चन में आपको CaH2 जो है ना, कैल्शियम हाइड्राइड जिसे बोलते हैं, अगर इसको हम लोग रिएक्शन करा दें, यानी कि सिंपल सी बात है कि 1 मोल ऑफ सब्सटेंस को एक्स लिया गया है, ट्रीट किया एक्सेस ऑफ वाटर, 2 मोल ऑफ रेडियोएक्टिव कंबस्टिबल गैस वर प्रोड्यूस अलॉन्ग विद द सॉल्यूशन ऑफ CO2 गैस भी बन रही है ना साथ में। जब CO2 गैस बनेगी तो साथ में देखना पड़ेगा। तो अब हमें करना क्या पड़ेगा, हमें ये करना है कि CaH2 को हम हीट कर लेते हैं। CaH2 को हीट किया, पानी डालिए ना, रेडी 2 मोल ऑफ वाटर पैदा हो जाए, है ना। तो कैसे पैदा हो जाएंगे, पैदा क्या, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस एक्स वॉज ट्रीटेड विद एन एक्सेस ऑफ वाटर, ठीक है, एक्सेस ऑफ वाटर डालते हैं। चलिए पानी डाल दिया, जैसे ही हमने पानी डाला तो ये बनाएगा आपका CaOH का होल ट्वाइस और हाइड्रोजन गैस बनाएगा, लेकिन पानी तो एक्सेस में पड़ा है, तो इसका मतलब CaOH का होल ट्वाइस दोबारा इसी मतलब तुरंत रिएक्शन कर जाएगा, और जब रिएक्शन कर जाएगा तो कैल्शियम कार्बोनेट बना लेगा और वाटर बना लेगा, वाइट PPT मिल जाता है, यानी कि गैस इज प्रोड्यूस्ड, वाइट PPT मिल गया CaCO3 का, द सब्सटेंस एक्स वुड बी, तो फिर तो यही होगा, कैल्शियम हाइड्राइड हो जाएगा, कैल्शियम नहीं हो सकता है, क्योंकि ये भी लगा सकता था ऑप्शन, लेकिन ये ऑप्शन नहीं लगेगा क्योंकि ये प्रोड्यूस हो रहा है ऑलरेडी, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन देख लीजिएगा, बढ़िया क्वेश्चन हैं। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन में, अब ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ूंगा, इनके आंसर्स आप लगाएंगे। सेटिंग ऑफ सीमेंट पता है आपको, सेटिंग ऑफ सीमेंट कैसी रिएक्शन है ना, पता होगा, अच्छे से पता होगा। सेटिंग ऑफ सीमेंट जो होती है वो एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें हीट रिलीज़ होती है। भाई आपने देखा जब लिंटर पड़ता है, घरों में छत पड़ती है तो गर्मी निकलती है, इसलिए पानी भरा जाता है, तो एक्जोथर्मिक रिएक्शन मानिएगा, है ना। आपने देखा घर पे छत पड़ती है तो आपने पानी भरा जाता है, वही कंसेप्ट है इसमें। 20वां क्वेश्चन, चूज़ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट इसमें ढूंढिएगा। तो BeCO3 कैप्ट इन एटमॉस्फेयर CO2 सेंसिटिविटी लीस्ट थर्मल स्टेबल, सही है ना, ये तो सही है। BE डिजॉल्व इन एल्कली फॉर्मिंग, ये भी सही है। BF3 फॉर्म कॉम्प्लेक्स विद NaF इन BE गोज ऑन कैटायन, ना, ये सब गलत हो जाता है। तो फिर 20वें क्वेश्चन का मेरे हिसाब से, यानी कि BeF3 कॉम्प्लेक्स विद NaF जो बनाएगा, तो वो ये पॉसिबिलिटी मुझे तो नहीं लगता है, तो मेरे हिसाब से फिर सी आंसर लगाइएगा, क्योंकि BF3 फॉर्म्स कॉम्प्लेक्स विद NaF इन द विद BE गोज ऑन एनाइन, यानी कि B गोज विद एनाइन, बी एनाइन के साथ जाएगा, ये बात तो ठीक है, कैटायन के साथ बी कैसे चला जाएगा, ये पॉसिबिलिटी तो है ही नहीं, तो इसका मतलब फिर सी ही इनकरेक्ट है, ठीक है। गोइंग डाउन द सेकेंड ए ग्रुप फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इंक्रीज एक्सेप्ट, कौन सी प्रॉपर्टी बढ़ती है, एक्सेप्ट, यानी कि हाइड्रेशन एनर्जी नहीं बढ़ती, हाइड्रेशन एनर्जी घटती है, ये ध्यान रखिएगा। हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज़ कर जाती है, जबकि सॉल्वेबिलिटी हाइड्रोक्साइड की क्या होती है, बढ़ती है, और ये बात यहाँ से भी प्रूफ हो जाएगी, जो ऊपर मैंने क्वेश्चन अभी बताया था कि सॉल्वेबिलिटी जो होती है वो यहाँ क्वेश्चन इससे पहले पिछले पेज पे था कि सॉल्वेबिलिटी इंक्रीज़ करती है, ठीक है, हाइड्रोक्साइड की, ध्यान रखिएगा। MgOH का होल ट्वाइस जो होता है वो कम सॉल्वेबल होता है, BeOH का और भी कम होता है, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम से सॉल्वेबिलिटी बढ़ना शुरू हो जाती है। आयनिक रेडियस भी बढ़ता है, इंक्रीज़ करता है, केवल हाइड्रेशन एनर्जी नहीं बढ़ती है। 22 में कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ द मेटल ऑफ सेकेंड डे इन अमोनिया आर ब्रॉन्ज कलर्ड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, ऐसी क्या प्रॉपर्टी, तो आपको पता होना चाहिए कि ये एक ग्रुप टाइप का बना लेता है, मतलब जिसे बोले डबल सॉल्ट हाइड्रोक्साइड, क्लस्टर, ग्रुप मतलब क्लस्टर बना लेता है, ठीक है, ये बनाइएगा। 22वां क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद 23 में मैग्नीशियम MgR फेवरेबल स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इतना दिया हुआ है, मैग्नीशियम का फेवरेबल रिडक्शन पोटेंशियल दिया, बट इट डज़ नॉट रिएक्ट रेडली इट बिकॉज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्यों नहीं रिएक्ट करता है। तो मैग्नीशियम जब एक्सपोज टू एयर करता है तो ये MgO की इसमें एक लेयर बन जाती है, और जब लेयर बन जाती है तो वो प्रोटेक्ट कर लेती है, तो फॉर्मेशन ऑफ ए प्रोटेक्टिव लेयर अगर मैं बोल देता हूँ तो इसमें कोई बुराई नहीं होगा, तो फॉर्मेशन ऑफ प्रोटेक्टिव लेयर होगा। 24 में विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिकम्पोजेज एट हाईएस्ट टेम्परेचर, हाईएस्ट टेम्परेचर पर कौन डिकम्पोज होता है, तो आपको बता देता है CO3 एक बड़ा है,
आयन है CO3, यहाँ भी बड़ा आयन है। जो साइज में बड़ा आयन है ना, और साइज में अगर छोटा हुआ तो बी, छोटा होगा तो कोवेलेंट हो जाएगा, तो बड़ा कौन हुआ, बी हुआ, तो इसका मतलब फिर आंसर सी आना चाहिए। वही पोलराइजिंग पावर वाला कंसेप्ट लगाना, फजान रूल लगा दीजिएगा। 25वां क्वेश्चन, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द एल्कलाइन अर्थ मेटल। ये क्वेश्चन फिर अब आप पे छोड़ दे रहा हूँ, क्योंकि सब एक क्वेश्चन तो आप करेंगे ही करेंगे। ये क्वेश्चंस कैसे लगे ज़रूर बताइएगा, है ना। पूरी वीडियो मैंने आपके लिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन से भरपूर लाया हूँ, और ये आपके लिए वरदान साबित होनी चाहिए। तो देखिए और इस वीडियो को आगे भी बढ़ाइए। थैंक यू, गुड डे, बाय बाय, सी यू।